हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक निमोनिया। निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे कि निमोनिया क्या होता है और टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया निमोनिया क्या होता है? तो निमोनिया क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, रेस्पिरेशन की डिजीज़ है, श्वसन से रिलेटेड डिजीज़ है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। एमएसएन का सब्जेक्ट का टॉपिक है ये। तो ये निमोनिया जो है वो क्या है? निमोनिया इज ए इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया। तो निमोनिया is an infection caused by बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, एक इन्फेक्शन है, एक संक्रमण है जो क्या बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, निमोनिया इज ए इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया, यानी ये जीवाणु से हो सकता है, वायरस से हो सकता है। बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। तो ये एक डिजीज है जो किससे हो सकती है? बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, फंगस से हो सकती है। और कौन से? वन और बोथ लंग्स, यानी एक फेफड़े में या फिर दोनों फेफड़ों में हो सकती है। वन और बोथ लंग्स। निमोनिया इज ए इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई। वन एंड बोथ लंग्स, यानी या एक लंग्स में हो सकती है या दोनों लंग्स में हो सकती है। इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द एयरवे। एयरवे में क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, एयरवे में क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। तो इनके कारण क्या आ जाती है? स्वेलिंग ऑफ द एयरवे। एयरवे में क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। तो इस निमोनिया के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है? एयरवे में स्वेलिंग आ जाती है। और क्या होता है? अकुमुलेशन ऑफ म्यूकस। क्या हो जाता है? अकुमुलेशन ऑफ म्यूकस। मुकस का अकुमुलेशन हो जाता है एंड इंटरफ्लूड्स इन द एयर सेक। जो एयर सेक्स होते हैं उसके अंदर फ्लूइड का क्या हो जाता है? ऑफ लंग्स। तो जो अकुमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड इंटर फ्लूइड इन द एयर सेक। एयर सेक जो होते हैं लंग्स के, वहां पे फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाता है। वहां फ्लूइड क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। वहां पे फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाता है। तो इसके कारण, निमोनिया के कारण होता है स्वेलिंग ऑफ द एयरवे। एयरवे में क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और अकुमुलेशन ऑफ द म्यूकस एंड इंटरफ्लूइड इन द एयर सेक ऑफ द लंग्स। लंग्स के जो एयर सेक्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड का क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। फ्लूइड क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ठीक है, तरल क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ठीक है, अब है टाइप्स।
अब इसके टाइप्स है, तो वापस एक बार देख लेते हैं। निमोनिया इज ए इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वन और बोथ लंग्स। इससे दोनों, एक लंग्स अफेक्ट हो सकता है या फिर दोनों लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द एयरवे, एयरवे में सूजन आ जाती है, अकुमुलेशन म्यूकस इकट्ठा होने लग जाता है, और इंटर फ्लूइड इन द एयर सैक ऑफ द लंग्स, और जो एयर सैक्स होते हैं उसके अंदर भी क्या हो जाता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। उसके बाद में है टाइप्स। तो टाइप्स में हम देखते हैं टाइप्स में हम देखते हैं, पहला टाइप्स है आपका लोबलर निमोनिया, और दूसरा है आपका ब्रोंकियल न्यूमोनिया। तो ये दो टाइप के निमोनिया हो सकते हैं, एक होता है लोबलर निमोनिया, एक होता है ब्रोंकियल निमोनिया। ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, अफेक्टेड वन और मोर लोब ऑफ द लंग्स। तो लोबलर निमोनिया है, इसमें अफेक्टेड वन और एंड मोर लोब ऑफ द लंग्स के एक और दो लोब्स अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड वन और मोर लोब्स ऑफ द लंग्स। इसमें लंग्स के एक और दो लोब्स अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ब्रोंकियल निमोनिया के अंदर क्या होता है, ब्रोंकियल निमोनिया अफेक्टेड द पेचेस थ्रू आउट द बोथ लंग्स। तो ये अफेक्टेड पेचेस थ्रू आउट द बोथ लंग्स। तो ये होता है आपका अफेक्टेड पेचेस थ्रू आउट बोथ the lungs, throughout both the lungs। तो ब्रोंकियल्स निमोनिया के अंदर होता है अफेक्टेड पैचेस थ्रू आउट बोथ द लंग्स। तो ये दो टाइप के होते हैं निमोनिया। फर्स्ट लोबलर निमोनिया, जिसके अंदर लंग्स के लोब अफेक्ट होते हैं, एक लोब अफेक्ट होता है, दो लोब भी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक लोब अफेक्ट होता है, दो लोब भी अफेक्ट हो सकता है। ब्रोंकियल निमोनिया के अंदर क्या होता है, कि अफेक्टेड द पेसेज थ्रू आउट द बोथ लंग्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लोब अफेक्ट होते हैं, एक से अधिक लोब अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर दोनों फेफड़ों के पेच प्रभावित होते हैं, दोनों फेफड़ों के पेच जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि और भी अलग टाइप के निमोनिया होते हैं। तो और भी निमोनिया होते हैं, अलग अलग टाइप के और भी निमोनिया होते हैं। देखते हैं एच, दूसरा जो है आपका HAP, इसका मतलब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब निमोनिया को सीधा मैं शॉर्ट में P लिख दूंगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और ये किससे होता है, तो ये जो निमोनिया है वो बैक्टीरियल निमोनिया दैट कॉन्ट्रैक्ट इन हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहलाता है। ठीक है, हॉस्पिटल में हो जाता है। उसके बाद में है CAP, दूसरा है CAP, तो ये होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। CAP है कम्युनिटी
एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया CAP। तो ये क्या होता है? इट एक्वायर्ड आउटसाइड द मेडिकल और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। जो आउटवर्ड की मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट से अलग, जो कम्युनिटी यानी समुदाय में अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है बैक्टीरियल या वायरस या किसी भी फंगाई से, तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहलाता है। और जो हॉस्पिटल में आने के बाद में किसी पेशेंट के थ्रू उसको निमोनिया हो जाता है, तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया VAP। VAP का मतलब हो गया वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो पेशेंट जब वेंटिलेटर पे होता है, जब उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया जाता है, तो ये वेंटिलेटेड से उससे निमोनिया हो जाता है, तो ये वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया कहलाता है। ठीक है, तो ये अफेक्ट द पेशेंट हु हैज ए वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर पे रहता है उसको अफेक्ट कर देता है, तो वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहलाता है। उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है आपका एस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है, एस्पिरेशन जो निमोनिया होता है वो कोई भी फूड ड्रिंक सलाइवा, ये किसकी वजह से हो सकता है? तो कोई भी फूड या ड्रिंक वाटर, सलाइवा, ये कोई भी पार्टिकल्स अगर लंग्स में चला जाए, कहाँ पे चला जाए, किस में चला जाए? लंग्स में चला जाए, तो उससे एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है। वो क्या कहलाता है? एस्पिरेशन निमोनिया कहलाता है। वो वाला निमोनिया क्या कहलाता है? एस्पिरेटेड निमोनिया कहलाता है। इट कॉज बाय इनहेलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड्स, फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर श्वास मार्ग में चला जाए, ठीक है, सलाइवा, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर या सलाइवा, ऐसे कोई भी पार्टिकल्स किस में चले जाए, ठीक है, तो जो भोजन, लार, ठीक है, लार, पेय पदार्थ सूक्ष्म जीवों फेफड़ों में प्रवेश करने के कारण होता है इस प्रकार का इम्यूनिनिया, जिसमें पेशेंट को निगलने में कठिनाई होती है और पेशेंट क्या हो सकता है? बेहोश भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। इसमें क्या फूड पार्टिकल्स क्या रहते हैं, वो जब पेशेंट निगलने की कोशिश करता है तो उसके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स में चले जाते हैं, जिसके कारण वो कहलाता है एस्पिरेशन निमोनिया। फूड पार्टिकल हो गया, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह हो गया, कोई सलाइवा हो गया, तो वो लंग्स में जाते हैं और वो क्या कर देते हैं? एस्पिरेशन निमोनिया कर देते हैं। तो ये हो गए 4 टाइप के हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, और CAP कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, VAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और एस्पिरेशन निमोनिया। तो ये वेंटिलेटर के द्वारा हो सकता है, ये कम्युनिटी में होने वाला निमोनिया, ये हॉस्पिटल में होने वाला निमोनिया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब है, ये तो हो गए इसके टाइप्स, ये तो हो गए इसके टाइप्स की कौन से किस प्रकार निमोनिया हो सकते हैं और किस टाइप के निमोनिया हो सकते हैं। अब है आपका कोज क्या है, कोजेज क्या है, इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण है बैक्टीरिया कारण है सबसे पहला। अब बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आपके हैं मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्ट्रेप्टोकोकस
न्यूमोनियाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। पहला हो गया बैक्टीरिया, दूसरा है आपका बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। ठीक है, और है माइकोप्लाज्म निमोनिया, और एटिपिकल बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। तो ये माइकोप्लाज्मिक निमोनिया हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। ठीक है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, इनके कारण भी क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वायरस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वायरस के कारण, तीसरा है वायरस के कारण। तो वायरस के कारण भी हो सकता है। तो निमोनिया कैन बी कॉज बाय वायरस, द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। आर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण होता है। आरटीआई इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ठीक है, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का कौन सा हो गया, नोज। ठीक है, नोज, थ्रोट, नोज और थ्रोट, ये अगर इनका कोई इन्फेक्शन हुआ, लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, तो इनके कारण हो सकता है। ठीक है, वायरस के कारण हो सकता है। ये फ्लू वगैरह हो गया तो इनके कारण हो सकता है। तीसरा जो कारण है वो है आपका फंगाई। तो फंगाई में कौन सा है आपका फंगाई, तो फंगाई में फंगल निमोनिया जो है, तो ये फंगल निमोनिया हो सकता है, एयरबोर्न और निमोनिया। तो ये फंगल निमोनिया, फंगल निमोनिया। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरिया के कारण क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होता है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा निमोनिया ही होता है। ठीक है, वायरस के कारण हो सकता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया तो हो सकता है, फंगाई के कारण हो सकता है, तो वो फंगल निमोनिया होता है। उसके बाद में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मैंने बताया था, ये है हॉस्पिटल में कोई भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अब है आपका नेक्स्ट, इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर पहला देखिए, साइन एंड सिम्टम में पहला देखिए, लिप और फिंगर नेल ब्लूस कलर के हो जाते हैं। लिप्स एंड फिंगर नेल्स कैसे हो जाएंगे, ब्लूस कलर के हो जाएंगे, ब्लूस कलर के हो जाएंगे। ठीक है, जो लिप्स और फिंगर नेल कैसे हो जाएंगे, ब्लूस कलर के हो जाएंगे, ब्लूस कलर के हो जाएंगे, ब्लूस कलर के। ठीक है, लिप्स और फिंगर नेल ब्लूस कलर के हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको कि पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, डेलीरियम देखने को मिल सकता है। पेशेंट के अंदर डेलीरियम, कंफ्यूज होगा तो डेलीरियम देखने को मिल सकता है। और सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं, तो कफ देखने को मिलेगा, खांसी देखने को मिलेगी। ठीक है, और कफ के अंदर कैसे प्रोडक्ट आएंगे, कफ के अंदर जो स्पुटम आएगा वो कैसे आ सकता है, प्रोड्यूस ग्रीन, या तो ग्रीन कलर का स्पुटम आ सकता है,
या फिर येलो कलर का आ सकता है, ठीक है, ग्रीन येलो, और ब्लडी म्यूकस, ब्लडी म्यूकस, ग्रीन येलो और ब्लडी म्यूकस, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रीन ब्लडी और फीवर, पेशेंट के अंदर फीवर देखने को मिलेगा, बुखार, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका फीवर के बाद में एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। उसके बाद में एक्सेसिव ब्रीदिंग, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी एक्सेसिव ब्रीदिंग, नेक्स्ट एक्सेसिव ब्रीदिंग, एक्सेसिव ब्रीदिंग। उसके बाद में रैपिड हार्ट बीट, रैपिड हार्ट बीट, रैपिड हार्ट बीट्स, ठीक है, रैपिड हार्ट बीट्स। पेशेंट को अंदर चिल्स देखने को मिल सकते हैं, चिल्स, रैपिड हार्ट बीट यानी ट्रेकिकार्डिया भी बोल सकते हैं इसको, रैपिड हार्ट बीट, ट्रेकिकार्डिया, एक्सेसिव ब्रीदिंग, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ क्या हो जाएगा, एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, ये देखने को मिलेंगे। ये तो नॉर्मली, अगर वायरल निमोनिया है, अगर वायरल निमोनिया है तो कुछ अलग सिम्टम देखने को मिलेंगे। वायरल निमोनिया के अंदर हेडेक देखने को मिलता है, हेडेक, सर दर्द, और मसल्स पेन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मसल्स पेन देखने को मिलता है, ठीक है, मसल्स पेन, और वीकनेस देखने को मिलती है। वीकनेस के बाद में कफ तो नॉर्मली आता है, कफ में भी वर्सनिंग कफ देखने को मिलता है, वर्सनिंग कफ, ठीक है, वर्सनिंग कफ देखने को मिलता है। और क्या होगा, इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये आपको देखने को मिलेंगे वायरल निमोनिया के अंदर। वायरल निमोनिया जो होगा उसके अंदर ऐसे कुछ सिम्टम और देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे वायरल निमोनिया के अंदर, ठीक है, वायरल निमोनिया के अंदर ये कुछ सिम्टम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार वापस देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम। तो लिप्स और फिंगर नेल्स कैसे हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे। लिप्स और फिंगर नेल्स का कलर है वो चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है कम हो रही है। उसके बाद में पेशेंट क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, डेलीरियम हो सकता है पेशेंट को, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, मेंटली वो कॉन्शियस नहीं रहेगा इतना। और उसके बाद में कफ देखने को मिलेगा, तो कफ में भी जो प्रोडक्ट्स है, जो उसका जो स्पूटम जो प्रोड्यूस होगा, जो स्पूटम प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, ग्रीन कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, या फिर ब्लडी म्यूकस, ये जो म्यूकस वगैरह है वो कैसा देखने को मिलेगा, ग्रीन, येलो या फिर ब्लडी म्यूकस देखने को मिलेगा। पेशेंट में नॉर्मली फीवर आएगा, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो पेशेंट में फीवर देखने को मिलता है, बुखार देखने को मिलता है, तो ये कुछ सिम्टम आएंगे। उसके बाद में एक्सेसिव स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा पसीना आना। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका मतलब है, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है कि भूख नहीं लगना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख नहीं लगना, इसमें भूख नहीं लगी। एक्सेसिव ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, तो ज़्यादा
यानी टेकीपीनिया देखने को मिल सकता है, ठीक है, और टेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, टेकीपीनिया और टेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। तो ये रैपिड हार्ट बीट मतलब हार्ट रेट का तेज हो जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी और हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी। ये भी आपको देखने को मिला। चिल्स यानी पेशेंट को ठंड लगेगी और कंपी जैसा देखने को मिलेगा। उसके बाद में लेक ऑफ एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है वो एकदम कम हो जाएगी, लेक ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेक ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, लेक ऑफ एनर्जी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका वायरल निमोनिया। तो ये वायरल निमोनिया के अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वायरल निमोनिया के अंदर हेडेक, सर दर्द, मसल्स पेन, मांसपेशियों में पेन, वीकनेस, कफ, वर्सनिंग कफ देखने को मिलेगा, जो कफ बहुत ही ज्यादा रहेगी, खांसी बहुत ही ज्यादा रहेगी, इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस वायरल निमोनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्या है आपका डायग्नोसिस, क्या होगा डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डायग्नोसिस के अंदर तो डायग्नोसिस में पहला है ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, डब्ल्यूबीसी देखते हैं। सीबीसी में, सीबीसी का मतलब हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। सीबीसी वगैरह देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, तो ये टेस्ट करवाते हैं। दूसरा जो टेस्ट करवाते हैं चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे के अंदर देखते हैं। तीसरा जो टेस्ट करवाते हैं वो करवाते हैं आपके पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री। ये क्या होता है, तो ये आप ऑक्सीजन वाला प्रोब लगा के ऑक्सीजन चेक करते हैं कि पेशेंट में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, SpO2 लेवल कितना है, O2 का लेवल कितना है, वो चेक करते हैं। इसके अंदर लंग्स के स्ट्रक्चर वगैरह से पता लगाते हैं एक्सरे के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सीबीसी वगैरह, डब्ल्यूबीसी वगैरह करते हैं ब्लड टेस्ट के अंदर। और स्पूटम कल्चर करते हैं, उससे भी पता लगाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है। उसके बाद में सीटी स्कैन कर सकते हैं, सीटी स्कैन के द्वारा पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। और जो टेस्ट होता है वो क्या कर सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड कल्चर कर सकते हैं। एक जो टेस्ट और है 6 नंबर, प्लूरल 6, ये है 7 नंबर टेस्ट है। क्या कर सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड कल्चर कर सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड का भी कल्चर कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस टेस्ट है, इसके द्वारा हम क्या है, इस बीमारी को हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, ठीक है। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा SpO2 वगैरह चेक कर, स्पूटम कल्चर द्वारा पता कर सकते हैं, सीटी स्कैन के द्वारा हम पता कर सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह लंग्स को अंदर से विजुलाइज करना, ब्रोंक्यूल्स को अंदर से विजुलाइज करना। स्कोपी का वर्ड जहां पे लगाया तो मतलब कैमरे के द्वारा विजुलाइज करना, तो इसके द्वारा भी हम ये क्या है, लंग्स को अंदर से देख सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। उसके बाद में है आपका मैनेजमेंट क्या करोगे, तो सबसे पहले है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है, सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट। तो
तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या देखते हैं अपन, तो पेशेंट को क्या देनी है, एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी है। तो पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या देनी है, पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देनी है, ठीक है, एंटीबायोटिक देनी है। और पेशेंट का सबसे पहले ब्लड कल्चर करके पता लगाना है, ब्लड कल्चर के द्वारा पता लगाना है कि कौन सी एंटीबायोटिक सूटेबल है, ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक इसके लिए अच्छी रहेगी, उसके द्वारा हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट हो गया पेशेंट को एंटीबायोटिक्स की दवाई देंगे। तो एंटीबायोटिक्स में कौन सी दे सकते हैं, पेनिसिलिन और एमोक्सिलिन जो एंटीबायोटिक्स है वो दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है पेशेंट को ये हो गया एमोक्सिलिन पेनिसिलिन्स वगैरह एंटीबायोटिक्स देनी है। उसके बाद में डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग्स, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को अगर फीवर और टेकीपीनिया है, पेशेंट को फीवर और क्या है, टेकीपीनिया है, क्या है, पेशेंट को टेकीपीनिया है, तो किसका ध्यान रखना चाहिए, अगर ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन है, तो पेशेंट को ये दोनों कंडीशन है तो पेशेंट को हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट का हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। हाइड्रेशन मतलब फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना चाहिए, फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, आरएल या एनएस जो भी फ्लूइड है, आरएल, रिंगल लैक्टेज या फिर एनएस, जो फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है पेशेंट को एंटीपायरेटिक्स, कौन सी देनी है, एंटीपायरेटिक्स दवाई देनी है। एंटीपायरेटिक्स का मतलब हो गया फीवर को कम करने वाली, फीवर को कम करने वाली दवाई देनी है। फीवर को कम करने वाली कौन सी होती है, फीवर को कम करने वाली पीसीएम पैरासीटामोल्स होती है, 500 mg आती है या फिर 650 की आती है, ठीक है। और भी ड्रग्स आती है, आइबुप्रोफेन वगैरह टैबलेट या इंजेक्शन रूप में आ सकती है। तो एंटीपायरेटिक्स वगैरह दवाई देनी है, ठीक है। फीवर को कम करने के लिए, हेडेक्स को कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि पेशेंट को क्या देना है, एंटीपायरेटिक्स दे दिया, तो अब देने हैं एंटी टिश्यू खांसी को कम करने के लिए, कफ को कम करने के लिए, ठीक है। एंटी टिश्यू, दिस ड्रग इज यूज्ड टू एलिवेट द कफ दैट कम विथ इट, ठीक है, खांसी को कम करने के लिए ये किसके लिए दे देते हैं, कफ को कम करने के लिए, कफ को कम करने के लिए, खांसी को कम करने के लिए दवाई दी जाती है, एंटी टिश्यू ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, बेड रेस्ट देना चाहिए, जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। उसके बाद में पेशेंट को O2 एडमिनिस्टर करना चाहिए, O2 देनी चाहिए, ठीक है। O2 देनी चाहिए यानी ऑक्सीजन देनी चाहिए, अगर पेशेंट क्या है, हाइपोक्सिया में है। पेशेंट अगर हाइपोक्सिया में है मतलब O2 का लेवल कम है तो पेशेंट को ऑक्सीजन देनी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन देनी चाहिए, पेशेंट को ऑक्सीजन देनी चाहिए अगर पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी है। और ये ऑक्सीजन वगैरह कैसे चेक करेंगे, तो ये जो SpO2 मशीन आती है, SpO2 मशीन जो है उसके द्वारा हम ऑक्सीजन चेक करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री द्वारा हम ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहेंगे और उसे पेशेंट को जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन देंगे। ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरह से आप मेडिकल मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। अब कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट भी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो पहला है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, इम्प्रूविंग
एयरवे पेटेंसी, इम्प्रूविंग एयरवे पेटेंसी, इम्प्रूविंग एयरवे पेटेंसी। तो पेशेंट की क्या हमेशा जो एयरवे की पेटेंसी है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। पेशेंट की जो एयरवे की पेटेंसी है उसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। पेशेंट की जो एयरवे की पेटेंसी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और 2 से 3 लीटर क्या ड्रिंक वाटर फ्लूइड देना चाहिए, 2 से 3 लीटर फ्लूइड वगैरह देना चाहिए। एयरवे की पेटेंसी को बनाए रखना चाहिए और जिससे क्या है गैस एक्सचेंज वगैरह हो सके, अच्छे आसानी से गैस एक्सचेंज वगैरह हो सके। और ह्यूमिडिफिकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, ह्यूमिडिफिकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट के एयरवे पेटेंसी को मेंटेन रखना चाहिए। ऑक्सीजन वगैरह O2 का लेवल जो है वो हमेशा चेक करते रहना चाहिए। O2 का लेवल SpO2 मॉनिटर करते रहना चाहिए, ठीक है, SpO2 मॉनिटर करते रहना चाहिए। एयरवे की पेटेंसी चेक करना चाहिए, ब्रीदिंग उसकी चेक करते रहना चाहिए, रेस्पिरेटरी उसकी ब्रीदिंग वगैरह ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, प्रमोटिंग रेस्ट, उसको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट प्रोवाइड करनी है। प्रमोटिंग रेस्ट, जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा कन्वर्जिंग एनर्जी, जिससे क्या एनर्जी क्या हो जाएगी उसको मिल जाएगी, विंग एनर्जी। उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उसे एनर्जी मिलेगी। और कौन सी पोजीशन देनी चाहिए पेशेंट को, पोजीशन जो रखनी चाहिए रेस्ट करने के लिए वो सेमी फॉवलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, तो सेमी फॉवलर पोजीशंस देनी चाहिए, ठीक है। जो पोजीशन देनी चाहिए वो पेशेंट को सेमी फॉवलर पोजीशन देनी चाहिए, जिससे क्या पेशेंट का। उसके बाद में नेक्स्ट पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, फ्लूइड इनटेक का ध्यान रखना चाहिए। प्रमोटिंग फ्लूइड, फ्लूइड इनटेक, प्रमोटिंग फ्लूइड इनटेक। कम से कम कितना फ्लूइड देना चाहिए, अभी जो मैंने बताया था कम से कम 2 से 3 लीटर फ्लूइड देना चाहिए। अगर पेशेंट ओरली नहीं ले रहा है तो IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, IV फ्लूइड देना चाहिए अगर पेशेंट ओरली नहीं ले रहा है, ठीक है, ओरली दें। अगर नहीं ले रहा है तो कम से कम कितना 2 से 3 लीटर फ्लूइड दें। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन क्या करना है, मेंटेनिंग करना है न्यूट्रिशन अच्छे से। रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखना है। क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करना है, बैलेंस रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखना है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इम्बैलेंस हुआ है तो उसका रिप्लेसमेंट करना है। कैलोरी वगैरह फ्लूइड इनटेक का भी ध्यान रखना है, इसका फ्लूइड और कैलोरी वगैरह का भी ध्यान रखना है। क्या, कैलोरी वगैरह का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, एजुकेशन यानी पेशेंट को एजुकेट करना है कि ओरल एंटीबायोटिक्स वगैरह टाइम पे ले, ओरल बायोटिक्स वगैरह ले, ठीक है, ओरल एंटीबायोटिक्स वगैरह ले, प्रॉपरली ओरल एंटीबायोटिक्स वगैरह ले। और
ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएं, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह जो है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान रखें, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करें, सिक्रेशन क्लियर वगैरह का ध्यान रखें, और स्मोकिंग वगैरह ना करें, ठीक है, मेन जो है स्मोकिंग वगैरह ना करें। अगर पेशेंट स्मोकिंग वगैरह करता है तो स्मोकिंग नहीं करें, इसका भी ध्यान रखना, नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करें, इन चीज़ों का पर्टिकुलरली ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया इज ए इंफेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया। निमोनिया किससे हो सकता है? कोज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। निमोनिया इज ए इंफेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ठीक है, इनकी वजह से हो सकता है। वन और बोथ लंग्स, एक या दोनों लंग्स में हो सकता है। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, और एक और दोनों लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, इफेक्ट। उसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा? ये स्वेलिंग ऑफ द एयरवे। निमोनिया की वजह एयरवे जो है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और अकुमुलेशन ऑफ द म्यूकस, म्यूकस का क्या हो जाएगा? अकुमुलेशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और इंटरफ्लूड इन द बोथ एयर सैक ऑफ द लंग्स। जो एयर सैक होते हैं लंग्स, उसके अंदर क्या हो गया? फ्लूइड एंटर कर जाएगा, और उसके अंदर फ्लूइड एंटर कर जाएगा, जिसके कारण क्या होती है? पेशेंट को बहुत खांसी वगैरह आती है। तो ये दो टाइप के होते हैं। लोबुलर निमोनिया, जिसके अंदर लोब अफेक्ट हो जाते हैं, अफेक्ट द ऑन वन और मोर लोब, एक या एक से ज्यादा लोब क्या होते हैं? लंग्स के अफेक्ट हो जाते हैं, वो लोबुलर निमोनिया कहलाता है। उसके बाद में है ब्रोंकियल निमोनिया, जिसके अंदर अफेक्टेड पेचेस थ्रू आउट द बोथ लंग्स, पेचेस थ्रू आउट द बोथ लंग्स, जो पेचेस अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में HAP जो निमोनिया होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहलाता है, जो हॉस्पिटल में जाने के बाद में अगर किसी पेशेंट को एक दूसरे पेशेंट से निमोनिया हो जाए तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। CAP कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कम्युनिटी में समुदाय के अंदर होने वाला निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है उससे अगर पेशेंट को निमोनिया हो जाए तो वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एस्पिरेशन निमोनिया, यानी कोई भी फूड या ड्रिंक या कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह लंग्स, यानी जो रेस्पिरेशन वाले जो सिस्टम है उसमें चले जाए, लंग्स के अंदर जाने लगे, तो वो एस्पिरेशन निमोनिया कहलाते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर जा सकता है, फ्लूइड जा सकता है, फूड जा सकता है, या स्लाइवा वगैरह, तो क्या है अपने एस्पिरेट कर सकते हैं, उसकी वजह से एस्पिरेट निमोनिया हो सकता है। अब इनके कारण क्या है? तो कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है, उनके कारण ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरस, ये वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जो नॉर्मली क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट, नोज, इनके द्वारा, फिर ये निमोनिया का रूप ले लेता है धीरे धीरे। तो फ्लू होता है, नॉर्मली जो फ्लू होता है, फ्लू हो गया, फिर वो वायरल, धीरे धीरे इन्फ्लुएंजा वगैरह, ये क्या है? वायरस का रूप, और वो रेस्पिरेटर निमोनिया कर देते हैं, वायरल निमोनिया कर देते हैं। फंगाई के कारण भी निमोनिया हो सकता है, तो वो फंगल निमोनिया कहलाता है, तो इनके कारण भी निमोनिया हो सकता है। उसके बाद में इसके क्या जो साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? तो इसके अंदर जो लिप्स और जो फिंगर नेल्स है, लिप्स हैं, फिंगर नेल्स है, इनके अंदर आपको ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा,
और पेशेंट क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, डेलीरियम देखने को मिलेगा, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। कफ देखने को मिल सकता है पेशेंट को, खांसी आएगी और खांसी के अंदर जो है बलगम वगैरह आएगा, स्पुटम जो आएगा वो कैसा आएगा, म्यूकस जो आएगा वो येलो कलर का हो सकता है, ब्लडी हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है। पेशेंट के अंदर बुखार देखने को मिलेगा, फीवर मोस्टली देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, क्या देखने को मिलेगा, फीवर हो सकता है, पेशेंट को फीवर हो सकता है, क्या हो सकता है, फीवर, बुखार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका एक्सेसिव स्वेटिंग, इसके अंदर पेशेंट को ज्यादा पसीना आना, पसीना ज्यादा आना, ठीक है, पसीना आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना, एक्सेसिव ब्रीदिंग, ब्रीदिंग तेज हो जाना जिससे टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, और रैपिड हार्ट बीट यानी टेकीपीनिया, जो हार्ट रेट बढ़ जाती है उसे टेकीपीनिया कहते हैं, और अगर रेस्पिरेशन बढ़ जाए तो उसे टेकीपीनिया कहते हैं, अगर हार्ट रेट बढ़ जाए तो टेकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है, टेकीकार्डिया कहते हैं, हार्ट रेट ज्यादा हो सकती है, चिल्स यानी ठंडी लगना, और ये लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी उसकी कम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका कि वायरल निमोनिया हो गया तो उसमें पेशेंट में हेडेक देखने को मिल सकता है, मतलब सर दर्द देखने को मिल सकता है, मसल्स में दर्द हो सकता है, मसल्स पेन, वीकनेस, कमजोरी देखने को मिल सकती है, वर्सनिंग कफ देखने को मिल सकता है, ठीक है, वर्सनिंग कफ, पहले वर्सनिंग लिखो बाद में कफ लिखना, वर्सनिंग कफ देखने को मिल सकता है, और इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, और जो ब्रीथ की जो शॉर्टनेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहला है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट और डब्ल्यूबीसी वगैरह देखते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है तो इन्फेक्शन को शो करता है, ठीक है। एक्सरे वगैरह में देख सकते हैं, एक्सरे के अंदर पता चल जाएगा। पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा हम SpO2 का लेवल वगैरह चेक करते हैं, ऑक्सीजन कम हो रही है। स्पुटम कल्चर का टेस्ट करते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह का पता चल जाएगा, तो ये पता लगा लेंगे। सीटी स्कैन के द्वारा, और ब्रोंकोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी तो ब्रोंकियो को देखना ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा। और एक जो लास्ट टेस्ट है प्लूरल फ्लूइड कल्चर का टेस्ट, जो प्लूरल का फ्लूइड होता है उसका कल्चर टेस्ट करके भी हम पता लगा सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये इसके द्वारा हम डिजीज का पता लगा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, सबसे पहले ब्लड कल्चर करके कौन सी बैक्टीरिया जो दवाई वगैरह है वो इसके लिए सूटेबल है, एंटीबायोटिक सूटेबल है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिलिन, पेनिसिलिन और पिप्रासिलिन, टेजोवेक्टम वगैरह बहुत सारे एंटीबायोटिक है, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, एडवाइस के अकॉर्डिंग देनी है, ठीक है। पेशेंट को फीवर वगैरह, टेकिकार्डिया है तो पेशेंट हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है, पेशेंट का फ्लूइड हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, फ्लूइड देना है पेशेंट को, अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। पेशेंट को फीवर वगैरह है तो एंटीपायरेटिक्स वगैरह देनी है, हेडेक वगैरह है तो एनाल्जेसिक्स वगैरह देनी है। तो एंटीपायरेटिक्स में फीवर की पीसीएम वगैरह जो टेबलेट आती है, आइबुप्रोफेन टेबलेट आती है तो वो दे सकते हैं, ठीक है, फीवर वगैरह को, दर्द वगैरह को कम करने के लिए। उसके बाद में एंटी टिश्यू जो मेडिसिन है तो कफ को कम करने के लिए, खांसी को कम करने के लिए दी जाती है, कफ सिरप वगैरह दी जाती है। और ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, ब्रोंकोस और जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को बेड रेस्ट करवाएंगे और पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, O2 थेरेपी देंगे। अगर पेशेंट की ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो पेशेंट को क्या देंगे, O2 थेरेपी देंगे। SpO2 में हमेशा ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, तो उससे ऑक्सीजन अगर कम है तो पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो चीज ध्यान रखेंगे, इंप्रूविंग एयरवे पेटेंसी। पेशेंट की हमेशा एयरवे की पेटेंसी इंप्रूव करनी है, मतलब एयरवे मेंटेन रखना है। पेशेंट का जो है ऑक्सीजन लेवल वगैरह वो मेंटेन करना है, SpO2 का लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो पेशेंट को फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देना है, ड्रिंक ज्यादा से ज्यादा देना है, 2 से 3 लीटर फ्लूइड देना है, एयरवे मेंटेन रखना है। पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो वहाँ ऑक्सीजन देनी चाहिए। तो ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में प्रमोटिंग रेस्ट, उसको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट प्रोवाइड करनी है। रेस्ट प्रोवाइड करने से उसको क्या एनर्जी मिलेगी और एनर्जी कन्वर्ट होकर वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसमें रेस्ट में भी कौन सी पोजीशन में पेशेंट को ज्यादा रखना है, तो सेमी फॉलर जो पोजीशन है जिसमें पेशेंट को थोड़ा तिरछा रखा जाता है 45 डिग्री के करीब लगभग, तो इस तरह से सेमी फॉलर पोजीशन देंगे तो उसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें वो कंफर्टेबली रेस्ट कर सकता है। तो इस पोजीशन को मेंटेन करके उसे रेस्ट करवाएंगे।
उसके बाद में प्रोमोटिंग फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक अच्छे से देना है पेशेंट को, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है जिससे कि पेशेंट की टेकिकार्डिया और फीवर वगैरह ये कम हो जाएंगे, पेशेंट जल्दी से रिपेयर हो जाएगा। तो 2 से 3 लीटर फ्लूइड देना है। आई फ्लूइड अगर पेशेंट ओरली नहीं ले रहा है तो पेशेंट को आई फ्लूइड वगैरह देनी है, ठीक है। और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल भी मेंटेन रखना है। न्यूट्रिशन का इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस वगैरह तो नहीं है, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम वगैरह ये सब चेक करते रहना है। और अगर पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। कैलोरी इंटेक का भी ध्यान में रखना है, फ्लूइड का ध्यान रखना है। तो ये न्यूट्रिशन का भी बैलेंस नहीं होने देना है, इनका भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को एजुकेट करते रहना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। पेशेंट को ओरली एंटीबायोटिक जो दी है वो टाइम पे ले जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स वगैरह अच्छे से ले। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज जो होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे जिससे क्या होगा, पेशेंट एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर स्मोकिंग वगैरह करता है तो वो बिल्कुल बंद कर दे, स्टॉप कर दे, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थी निमोनिया की क्लास। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।